और अब संसद में संग्राम विपक्ष का प्लान। पिछले दिनों नए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले तो ऐसा लगा मानो सारे गिले शिकवे दूर हो गए और गर्मजोशी देखते ही बनती थी। सरकार हर बार अपील भी करती है सदन में जनता के हित ज्यादा से ज्यादा सध पाए, ऐसे में देश हित को देखते हुए विपक्ष आचरण करे। लेकिन चुनाव बाद होने वाले मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष की तैयारी और तेवर अलग है, जिसे बताने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का यह बयान सामने आया है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, सदन का तापमान बढ़ने वाला है। देखिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि सदन का तापमान जबरदस्त बढ़ने वाला है। नौ जून को प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नई सरकार बने अभी 15 दिन भी नहीं हुए, सांसदों का शपथ ग्रहण तक नहीं हुआ। 18वीं लोकसभा का सत्र अभी तक शुरू भी नहीं हुआ कि विपक्ष अपने मिशन में जुट गया है। उनकी हार हुई है, नैतिक हार हुई है, राजनीतिक हार हुई है। अभी वो श्री 400 नहीं है, वो श्री 240 है, 1/3 प्रधानमंत्री हैं। अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम चाहे तो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए। मैं दंग रह गया कि कांग्रेस पार्टी इससे छोटा राजनीति करने का और नहीं मिला। सरकार गठन के साथ ही अब संसद के सत्र का आगाज होने जा रहा है। 24 जून को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र होने जा रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों के मुकाबले इस बार विपक्ष मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। इस बार विपक्ष के सांसदों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है और यही वजह है कि इस बार संसद सत्र से पहले विपक्ष मुद्दों के साथ सरकार पर हमलावर होने की तैयारी में है। संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष पूरे जोश में है। विपक्ष के जोश के हाई होने के कई कारण हैं। इनमें सबसे बड़ा कारण बीजेपी को अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं मिलना है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि सदन का तापमान जबरदस्त बढ़ने वाला है। अब सदन उस जबरन, उस तानाशाही से नहीं चला पाएंगे जो पहले चलाते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीकर कौन बने और डिप्टी स्पीकर कौन बने। राहुल गांधी के 14 मिनट के वक्तव्य में 11 मिनट आपको स्पीकर अब नहीं दिखेंगे, यह मैं आपको कह सकती हूं। और यह लोकतंत्र की ताकत है। यह जनता ने मैसेज दिया है कि अगर राहुल गांधी जी 14 मिनट मणिपुर पर बोलेंगे तो 11 मिनट ओम बिरला की शक्ल हम नहीं देखेंगे, हम राहुल गांधी को देखेंगे। लोकसभा स्पीकर की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। अब 2019 और 2014 वाली स्थिति संसद में नहीं है। अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम चाहे तो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए कि जो बैठे हैं प्रधानमंत्री पद पर या सरकार जो बनाई है एनडीए की, वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। देश में संसद का नया सत्र शुरू होने से पहले ही इस बार विपक्ष पूरे जोश में दिख रहा है। विपक्ष के जोश के हाई होने के कई कारण हैं। इनमें सबसे बड़ा कारण बीजेपी को अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं मिलना है। इसके साथ ही विपक्षी दलों की सीटों की संख्या काफी बढ़ी, इसलिए संसद सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने पूरा प्लान तैयार कर लिया और नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण से शुरू होने वाले 18वीं लोकसभा का पहला सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। और विपक्ष इस बार सरकार को नीट परीक्षा में हुई धांधली, ईवीएम में गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर घेरने के मूड में है। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और स्टॉक मार्केट क्रैश जैसे मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने के मूड में है। नया इलेक्टेड मेंबर्स का ओथ एफर्मेशन होना, फिर नए स्पीकर का चयन होना, फिर माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा दोनों सदन में, फिर उसके उपरांत चर्चा होगी। ये एक सीमित सत्र बुलाया गया है, तो इसमें बाकी मुद्दे को लेकर के चर्चा का, क्वेश्चन आंसर, बाकी बिजनेस का ये सेशन नहीं है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है। संसद के सत्र में 24 और 25 जून को लोकसभा में नए सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा। 26 जून को बचे हुए सदस्यों का शपथ ग्रहण और नए स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। 27 जून से 3 जुलाई राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सरकार को विपक्ष घेरने की तैयारी कर रहा है।
संसद के पहले सत्र में वैसे तो ज्यादा विधायी कार्य नहीं है, बावजूद इसके हंगामेदार रहने के इस सेशन के आसार नजर आ रहे हैं। और इस बार विपक्ष ने वॉकआउट नहीं बल्कि हंगामे को अपना हथियार बनाने का फैसला कर लिया है। 18वीं लोकसभा का संसद का यह सत्र सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष के हाथ कई मुद्दे लग चुके हैं और विपक्ष इस बार पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। पिछले 10 सालों में यह पहला मौका है कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बैकफुट पर है और यही वजह है कि इस बार स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर भी माहौल गरमाने के आसार हैं। 26 जून को लोकसभा स्पीकर चुनाव होने की संभावना है। स्पीकर पद को लेकर पक्ष विपक्ष में खींचतान जारी है। स्पीकर चुनने के लिए बीजेपी मजबूत स्थिति में है, लेकिन गठबंधन की सरकार होने की वजह से जेडीयू टीडीपी का स्पीकर बनने की भी खबरें हैं। वहीं इंडिया गठबंधन भी लगातार जेडीयू टीडीपी को उकसाने की कोशिश कर रहा है। मैं रूल पे जा रहा हूं कि ये सिंपल सा एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट को लेकर के एक प्रो टेम स्पीकर जो ओथ देने के लिए बनाया जाता है और ये कस्टमरी है, ये कन्वेंशन है, इसको लेकर के 2 दिन से पॉलिटिक्स किया जा रहा है। ये मैं दंग रह गया कि कांग्रेस पार्टी इससे छोटा राजनीति करने का और नहीं मिला। मेरे मन में 2 विचार हैं। एक तो यह है कि ये टकराव की राजनीति है, ये बुलडोजर की राजनीति की मानसिकता से ये हटे नहीं है। पहले दिन से ही टक्कर लेना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम हुकूमत में हैं, हम चलाएंगे। हालांकि जनादेश प्रधानमंत्री के खिलाफ है, व्यक्तिगत उनकी हार हुई है, नैतिक हार हुई है, राजनीतिक हार हुई है। अभी वो श्री 400 नहीं है, वो श्री 240 है, 1/3 प्रधानमंत्री हैं। 26 जून को लोकसभा अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। सूत्रों के अनुसार विपक्षी पार्टी स्पीकर चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतार सकती है। अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है तो वो स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। साथ ही विपक्ष के नेताओं का कहना है कि अगर टीडीपी और जेडीयू को स्पीकर पद दिया जाता है तो समर्थन करने पर विचार करें। जैसे ही शिवसेना में फूट पड़ी थी, सबसे पहले उनको आधिकारिक तौर से जो दिया गया था स्पीकर का बयान, वो दिखाता है कि स्पीकर हैज नाउ बिकम अ पॉलिटिकल पोस्ट और वो बार्गेनिंग पोस्ट बनता है। तो अगर इसके बारे में उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, अगर टीडीपी हो या जेडीयू हो, अगर ये लोग इस पे आगे आकर ये नहीं मांगते हैं कि हमें ये स्पीकर पोस्ट दी जाए, तो कहीं ना कहीं ये संविधान के खिलाफ होगा, प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ तो है ही, पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनकी पार्टी को ही तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी टीडीपी को स्पीकर का पद नहीं देती है तो टीडीपी को लड़ना चाहिए। पूरा इंडिया उनके साथ खड़ा है और उन्हीं का स्पीकर होगा। इस माहौल के अंदर जबकि एनडीए की सरकार एक तोड़ जोड़ की सरकार है, उसमें स्पीकर का रोल बहुत अहम हो जाता है। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपनी पार्टी बचानी है तो उनको अपना स्पीकर बनाना ही होगा, वरना भूल जाएं भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के टुकड़े टुकड़े कर देगी। भाजपा जिस तरह का बर्ताव वो कर रहा है देश में, जिस तरह से सरकारें पार्टियां तोड़ी मरोड़ी गई हैं, जिस तरह से उनको खरीद फरोख्त चली, उसको देखते हुए पूरा देश आतंकित है इनके स्वभाव से। तो ये इंडिया अलायंस इस बात को जरूर ध्यान में रखेगा और एक कंसेंसस और कंसल्टेशन के थ्रू आगे इस पे फैसला लिया जाएगा। उधर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर सियासी पारा हाई है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के नेताओं का साफ कहना है कि वो एकजुट हैं और गठबंधन में बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी है, तो वो जो फैसला लेंगे वो उनका समर्थन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन का पहला हक उस पद पर है और हमारी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बड़ी पार्टी है, वो उसका अधिकार पहले है। हमने एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। ये सही है कि टीडीपी और जेडीयू की भूमिका निर्णायक है, लेकिन हम एनडीए को कमज़ोर करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। परंपरा भी होती है, परंपरा तो अभी यही रही है कि विपक्ष के लोग नहीं बन पाए हैं डिप्टी स्पीकर, तो फिर इस बार बनने का हम नहीं समझते हैं कि कोई वैसा चांस है, प्रेसिडेंस है। शिवसेना उद्धव गुट का दावा है कि बीजेपी को अगर स्पीकर पद नहीं मिला तो वो गठबंधन के घटक दलों में टूट फूट करेगी।
साथ ही बीजेपी की परंपरा रही है कि वो जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। अगर लोकसभा स्पीकर पद पर एनडीए का कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे और ये काम शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ देंगे। हालांकि भले ही अभी स्पीकर पद के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से किसी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन दो नामों की चर्चा जोरों पर है और वो है पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और आंध्र प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी का नाम। सिर्फ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद को लेकर ही नहीं, बल्कि विपक्ष ने एक बार फिर ईवीएम के मुद्दे को हवा दे दी। यही नहीं, इस बार सरकार को घेरने के लिए उसके पास संख्या बल भी है और संसद सत्र शुरू होने से पहले मुद्दे भी और मिजाज भी। इसलिए इस बार कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां कह रही हैं कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, इस बार लोकसभा का तापमान बढ़ने वाला है। यानी विपक्ष के जो तेवर पिछले 10 सालों में देखने को नहीं मिले, तय है एनडीए सरकार में इस पहले सत्र में ही वो देखने को मिलेगा। और इसका कारण है आंकड़ों के लिहाज से विपक्ष की मजबूती। कौन कहां खड़ा है, किसकी संख्या कितनी भारी है सदन के भीतर, आइए वो आपको हम दिखाते हैं। हालांकि इसमें ये दिलचस्प हो जाता है कि अकेले चाहे कांग्रेस की बात कर लें या इंडिया गठबंधन की, दोनों तरफ पल्ला भारी नजर आता है। देखिए एनडीए 293, बीजेपी 240, इसमें एनडीए में। इंडिया गठबंधन की बात करें 234 और कांग्रेस कहां है 99 पर है। हालांकि 2019 में कांग्रेस 47 सीटें ही जीत पाई थी, इस लिहाज से ये डबल से भी ज्यादा है 2 सीट से। और कांग्रेस संसद में पिछली बार से जब ज्यादा मजबूत दिखेगी, और दूसरा क्योंकि इंडिया ब्लॉक के तौर पर भी परफॉर्मेंस बेहतर है, तो इसकी ताकत भी सरकार को बैकफुट पर लाने के लिए काफी है, जिसकी एनर्जी बार बार दिखा रहा है विपक्ष। अब कौन से मुद्दे विपक्ष के पास हैं जिन्हें घेरने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है सदन के भीतर। हालांकि वक्त इतना नहीं है, वो देख लीजिए एक एक करके। पहला मुद्दा अग्निवीर। आप जानते हैं अग्निवीर का मुद्दा, चुनाव में भी अग्निपथ स्कीम जो है बड़ा मुद्दा था। हालांकि संशोधन हुए हैं, लेकिन एक बार फिर विपक्ष इस मुद्दे को सदन के भीतर उठा सकता है। सरकार से इस स्कीम को वापस लिए जाने की मांग हो सकती है। दूसरा एनईटी नेट। जी हां, नेट का एग्जाम सरकार कैंसिल कर चुकी है। करीब 11 लाख छात्र जो कि इससे प्रभावित हुए हैं। विपक्ष इसको लेकर सरकार पर हमलावर भी है, यह मुद्दा भी उठ सकता है। तीसरा है नीट का। आप जानते हैं देश भर में बवाल है, जोर शोर से विपक्ष इस मुद्दे को उठा भी रहा है। खुद राहुल गांधी ये मुद्दा कई बार उठा चुके हैं, संसद में भी ये गूंजेगा, सरकार घिरेगी, ये तय है। शेयर मार्केट यह अहम हो जाता है और शेयर बाजार से जुड़े 16 करोड़ निवेशकों की भावनाओं को सहलाने के लिए विपक्ष चुनावी नतीजों के आने के पहले सेंसेक्स में जो तेजी आई, फिर बाजार जिस तरीके से धड़ाम हुआ, उसे सुनियोजित स्कैम के तौर पर पेश कर रहा है। राहुल गांधी तो इस मामले में संयुक्त संसदीय जांच समिति गठित करने की मांग तक कर चुके हैं। इसके अलावा पांचवा मुद्दा ईडी सीबीआई का लगातार गर्म रहा है, लंबे समय से विपक्ष उठाता रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने कहा था हम केवल भाजपा के खिलाफ नहीं बल्कि ईडी सीबीआई के खिलाफ भी लड़े हैं, तो ये मुद्दा अभी छूटने नहीं वाला। छठा आखिरी देखिए जातिगत जनगणना। लोकसभा चुनाव में भी जातिगत जनगणना बड़ा मुद्दा था। विपक्ष इस मुद्दे को संसद में भी उठा सकता है। इधर एनडीए के सहयोगी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी इसके पक्ष में रहे हैं, याद रखिए। हालांकि आप जानते हैं सत्र महज 10 दिनों का है, विपक्ष की तैयारी जबरदस्त है, लेकिन सांसदों के शपथ ग्रहण, उसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण और फिर इस पर चर्चा के दौरान विपक्ष के पास वक्त कितना बचता है, यह तय करेगा कि विपक्ष के तेवर, इंटेंसिटी सदन के भीतर कितनी तीखी होगी। पिछले 10 सालों में यह पहला मौका है जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार सत्र के शुरू होने से पहले ही बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि इस बार विपक्ष सिर्फ मजबूत ही नहीं हुआ है, बल्कि इंडिया गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन ने उन्हें एकजुट रखा है, जिससे बीजेपी की राहें मुश्किलों भरी नजर आती हैं। लेकिन संसद में जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा हंगामे के आसार हैं, वो है नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी का मामला। हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। पर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं।
4 जून को जब नीट परीक्षा का रिजल्ट आया तब सोशल मीडिया पर नीट फ्रॉड ट्रेंड करने लगा। पहली बार नीट में 67 टॉपर्स और फिर ग्रेस मार्क्स देखने के बाद मेडिकल फील्ड में खलबली मच गई। अगले दिन से छात्रों का आंदोलन सोशल मीडिया से सड़क तक पहुंच गया। हाथ में बैनर लिए छात्र न्याय की गुहार लगाते रहे और याचिकाएं दायर होती रही। 13 जून को एनटीए ने फैसला लिया कि ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों की परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाएगी, लेकिन अभी भी छात्रों का गुस्सा थमा नहीं है। बिहार और गुजरात से सामने आई पेपर लीक की खबरों से एनटीए की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर कई सवाल खड़े हो गए। एनटीए ने जो रिजल्ट अनाउंस किए हैं वो सरासर एकदम गलत है और कई छात्रों के खिलाफ ये एक प्रकार का ऐसा रिजल्ट है जो कई बच्चे इससे परेशान भी हैं। रीनीट हो रहा है तो हम लोग आ जाएंगे, आप हटा दीजिए इन सबको लिस्ट से। आप तब भी देखेंगे कोई मार्क्स में फर्क नहीं आएगा, कोई रैंक में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि मेजर चीज तो लीक है। पेपर लीक 2 जगह के मामले जो है वो एकदम साफ है। पटना गुजरात की गुजरात में भी जो एनटीए के ऑफिशियल्स थे वो भी मिले हुए थे पेपर लीक से, जो कि एक वैलिड मतलब प्रूफ के साथ है वो चीज। उधर इस मुद्दे को लेकर विपक्ष भी हमलावर है और संसद सत्र में इसकी गूंज सुनाई देने वाली है। विपक्षी गठबंधन के नेता लगातार इस मुद्दे पर हमलावर हैं। जांच एजेंसियां जैसे जैसे खुलासे कर रही, सवाल और गंभीर होते जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं के सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी चाहे केंद्र में रहे या फिर राज्य में, पेपर लीक होना ही है। सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पीएम ने देश का भविष्य, युवाओं के मुद्दे पर चुप्पी क्यों साध रखी है। पेपर लीक से पुराने मामलों की याद दिलाई जा रही। जो नीट का मामला है ये तो हम देख रहे हैं हर जगह पे, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जहां जाओ पेपर लीक, जहां जाओ पैसे की। और ऐसे प्रोफेशन में जहां हम एक किसी छात्र को डॉक्टर बनाने वाले हैं, वो छात्र पैसे दे के डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टरी करेगा कैसे? वो कैसा डॉक्टर होगा? अगर हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ही डॉक्टर इस सरकार को चाहिए तो निश्चित रूप से ये सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार अब ये भी मान रही है कि गोधरा से लेकर पटना तक नीट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी। अब सरकार छात्रों को इंसाफ दिलाने से लेकर एक्शन तक की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि सरकार बार बार ये क्यों कह रही है कि कोर्ट एक्शन ले रही। काम सरकार का है। नीट का पेपर लीक हुआ था जब देश का इतना विश्वसनीय पेपर लीक हो रहा है जिसके अंदर 24 लाख बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, जो बच्चे 16-16 घंटे तैयारी करते थे। केंद्र सरकार उस पर बिल्कुल चुप है। कोर्ट करेगा। कोर्ट क्यों करेगा भाई? सरकार को करना है ना। कोर्ट तो तब करेगा जब सरकार नहीं करेगी। सरकार कोई कुछ को नहीं कर रही, ना तो सीबीआई इंक्वायरी की जा रही है, ना पेपर को दोबारा करने की बात की जा रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले ली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब नेता प्रतिपक्ष के लिए राहुल के नाम की चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस के साथ साथ पूरा विपक्ष राहुल को नेता प्रतिपक्ष बनाने की अपील कर रहा है। राहुल को मोदी के बराबर लाकर खड़ा करना चाहता है। हम सब चाहते हैं कि राहुल जी विपक्ष के नेता का पद लें और उस जिम्मेदारी को संभालें। राहुल गांधी को एलओपी के तौर पर अब इंडिया गठबंधन जो है वो प्रस्तावित देख रहा है, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल उनको बनाना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए राहुल गांधी जी को। हम लोग विश करते हैं कि राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हो, हमारे एलओपी हो। उनको सबसे मुखर सवाल करने के लिए ही सदन से डिस्क्वालीफाई किया गया था, उनके मकान तक को खाली करा दिया गया था। और आज वो अलग तरह का मजा होगा जब राहुल गांधी जी विपक्ष के लीडर होकर प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे और तब उनको जवाब देना पड़ेगा। वो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले भी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, जिसमें सोनिया गांधी को एक बार फिर कांग्रेस संसदीय दल यानी सीपीसी का अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन विपक्ष के नेता का क्या? ये पद अभी भी बिना अध्यक्ष के ही है। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के प्रस्ताव पास हो गया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया था कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष नियुक्त किया जाए। कांग्रेस नेताओं का मानना था कि लोकसभा में पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी हो और राहुल गांधी संसद में आम लोगों की आवाज बने।